नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का दूसरा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रूपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन के यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसीलिए भेजा है। वे कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है तो क्या हुआ, उसे इस तरह न सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं। जिससे बताइए उससे कह दूं। रूपन बाबू ने अपनी गड्ढे में धंसी हुई आंखों को सिकोड़ कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रूपन बाबू धीरे से बोले, सो तो मैं जानता हूँ, ये चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते। एक आध हैं जो दस्तखत भर करते हैं। रूपन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामाधीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा जी ने फिर सोच कर कहा, सच पूछिए तो बताऊं। मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या, आपके कॉलेज से जान पड़ता है। रूपन बाबू बुरा मान गए। आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामाधीन के घर ये चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रूपन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे भी आत्महत्या न मानेंगे। यही कहेंगे कि इसे विद्यार्थी ने जहर दिया है। आप ठीक कहते हैं रूपन बाबू, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूँगा। मैं बख्तावर सिंह का चेला हूँ, शायद आप ये नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का वही अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकर कैसे होते हैं और आज के कैसे हैं। बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें डगरू मगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए। कहा, हुजूर, आप मेरे माई बाप हैं। गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ़ कर दिया जाता है। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई। पर कप्तान ने इस बात पर एतराज़ किया कि तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सके तो दूसरे का कैसे बचाएगा। तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सका तो दूसरे को कैसे बचाएगा। अंडेरा टाटो क्या हुआ? तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोक सकता। तब बख्तावर सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। उन तीनों की डगरू मगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। डगरू और मगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से यानी पाखाने की नीयत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई डगरू मगरू के दुश्मनों का ये हाल देखकर इलाके की कई औलादें बख्तावर सिंह के पास रोज़ प्रार्थना करने लगी, माई बाप, इस बार हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का विवाह करने के लिए डगरू और मगरू काफ़ी थे। उन्होंने औलादें बढ़ाने से इनकार कर दिया। रूपन बाबू काफ़ी देर हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे। रूपन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रूपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चेले हैं? या आज़ादी के मिलने के पहले का? पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बांटना है नागरिकों के लिए। रूपन बाबू उनकी
वहाँ छूकर बोलिए, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आज़ादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का चेला था, अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रूपन बाबू विनम्रता से बोले, ये तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं। वे उठ खड़े हुए सॉरी सड़क की ओर देखते हुए बोले, उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ। इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रूपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और ख़ास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसीलिए वे उससे पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। रूपन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफ़ेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार ये था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा, हवालात में बैठा हुआ चोर, दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज के प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी पूंजीवाद के प्रतीक। दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं, आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहाँ का कॉलेज था, जहाँ उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल या ताड़ बना सकते थे, ज़रूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे, पर लोग उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ, लंबे पैर वाले आदमी थे। जननायकों के लिए ऊल जुलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफ़ेद धोती, रंगीन बुशर्ट पहनते थे, गले में रेशम का रूमाल लपेटते थे। धोती का कांच उनके कंधे पर पड़ा रहता, जैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े जैसी थी। उनका रौब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े सा जान पड़ता था। वे पैदाशी नेता थे, क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य जी था। 2 बड़े 2 छोटे कमरों का एक डाक बंगला था, जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके 3 और कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबल से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टिन डालकर एक दुकान सी खोली गई। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी, जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इस सबके पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था, जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। चरी कहीं कहीं सचमुच ही उग आई थी। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं, हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है, इसीलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवाकर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रबंध समिति के नाम उस समय लिख दिया था, जब कॉलेज के पास प्रबंध समिति को छोड़कर कुछ और नहीं था। लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया। विद्यालय के एक एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था। उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था। कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। टिन शेड किसी फौजी छावनी के भग्नावशेषों को
रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जुता हुआ ऊसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी थी। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीज को समझने से पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध को देखकर वे कह सकते, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मतीराम बिहारी की कविताएं दोहराने लग सकते हैं। भावना के इस तूफान के बावजूद और इसी तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद इस देश को इंजीनियर पैदा करने हैं, डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो असल में वे तब होंगे जब वे अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे, पर कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना चाहिए। वह काम भी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज कर रहा है। साइंस का क्लास लगा था, नवा दर्जा। मास्टर मोतीराम जो एक जगह बीएससी पास थे मास्टर मोतीराम जो एक तरह बीएससी पास थे, लड़कों को आपेक्षिक घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुप्रास छटा छाई थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियों का सकर मिल की ओर जा रही थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियां सकर मिल की ओर जा रही थीं। कुछ मरियल लड़के पीछे से ईख खींच खींच कर भाग रहे थे। आगे बैठा हुआ गाड़ीवान खींच खींच कर गालियां दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है, इसीलिए गालियां और जवाबी गालियां एक दूसरे की ऊंचाई काट रही थीं और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थीं। लड़के नाटक का मजा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब, आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? वे बोले, आपेक्षिक घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। एक दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए, साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे बोले, साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? लड़कों ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया। हंसी का कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला का मुहावरेदार प्रयोग था। वे बोले, ये हंसी की बात नहीं है। लड़कों को यकीन न हुआ और वे जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। उन्होंने लड़कों को माफ़ कर दिया। बोले, रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझते हो तो आपेक्षिक घनत्व को यूँ दूसरी तरकीब से समझो। आपेक्षिक माने किसी के मुकाबले का। मान लो तुमने एक आटा चक्की खोल रखी, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी। तुम महीने में उससे 500 रुपया पैदा करते हो और तुम्हारा पड़ोसी 400, तो तुम्हें उसके मुकाबले ज़्यादा फायदा हुआ। इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं, तुम्हारा आपेक्षिक लाभ ज़्यादा है। समझ गए? एक लड़का बोला, समझ तो गया मास्टर साहब, पर पूरी बात शुरू से ही गलत है। आटा चक्की से इस गांव में कोई भी 500 रुपया महीना नहीं पैदा कर सकता। मास्टर मोतीराम ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, क्यों नहीं कर सकता? करने वाला क्या नहीं कर सकता? लड़का इस बात से और बात करने की कला से प्रभावित नहीं हुआ। बोला, कुछ नहीं कर सकता। हमारे चाचा की चक्की धक्का पेल चलती है, पर मुश्किल से 200 रुपया महीना पैदा होता है। कौन है तुम्हारे चाचा? मास्टर मोतीराम की आवाज़ जैसे जमीन से पसीने से तर हो गई। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? लड़के ने अपने अभिमान को छिपाने की कोशिश नहीं की, लापरवाही से बोला, और नहीं तो क्या। बेईमान मुन्नू बड़े ही वाइज्जत आदमी थे। अंग्रेजों में जिनके गुलाबों में शायद ही कोई खुशबू हो अंग्रेजों में जिनके गुलाबों में शायद ही कोई खुशबू हो। एक कहावत है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, वह वैसा ही खुशबूदार बना रहेगा। वैसे ही उन्हें भी किसी भी नाम से क्यों न पुकारा जाए। बेईमान मुन्नू उसी तरह इत्मीनान से आटा चक्की चलाते थे, पैसा कमाते थे, वह इज्जत आदमी थे। वैसे बेईमान मुन्नू ने यह नाम खुद नहीं कमाया था, ये उन्हें विरासत में मिला था। बचपन से उनके बापू उन्हें प्यार के मारे बेईमान कहते थे।
और माँ उन्हें प्यार से मुन्नू कहती थी। अब पूरा गांव उन्हें बेईमान मुन्नू कहता था। वे इस नाम को उसी सरलता से स्वीकार कर चुके थे जैसे हमने जेवी कृपलानी के लिए आचार्य जी और जे.एल. नेहरू के लिए पंडित जी या M.K. गांधी के लिए महात्मा जी बतौर नाम स्वीकार कर लिया। मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू के भतीजे की थोड़ी देर तक घूरते रहे। मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू के भतीजे को थोड़ी देर तक घूरते रहे। फिर उन्होंने सांस खींचकर कहा, जाने दो। उन्होंने खुली हुई किताब पर निगाह गड़ा दी। जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा लड़कों की निगाहें उनकी ओर पहले से ही उठी थी। उन्होंने कहा, क्या बात है? एक लड़का बोला, तो यही तय रहा कि आटा चक्की से महीने में 500 रुपया नहीं पैदा किया जा सकता। कौन कहता है? मास्टर साहब बोले, मैंने खुद आटा चक्की से 700 रुपया तक एक महीने में खींचा है, पर बेईमान मुन्नू की वजह से सब चौपट होता जा रहा है। बेईमान मुन्नू के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, ये तो व्यापार है, कभी चित्त कभी पट। कंपटीशन में ऐसा ही होता है। ईमानदार और बेईमान का क्या कंपटीशन? क्या बकते हो? मास्टर मोतीराम ने झपट कर कहा। तब तक कॉलेज का चपरासी उनके सामने नोटिस लेकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने चला आ रहा है। पढ़ाने वाला अकेला, मुआयना करने वाले 10-10। एक लड़के ने कहा, बड़ी खराब बात है। वे चौंक कर क्लास की ओर देखने लगे। बोले, ये कौन बोला? एक लड़का अपनी जगह से हाथ उठाकर बोला, मैं मास्टर साहब। मैं पूछ रहा था कि आपेक्षिक घनत्व निकालने का क्या तरीका है। मास्टर मोतीराम ने कहा, आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए उस चीज़ का वजन और आयतन यानी वॉल्यूम जानना चाहिए। उसके साथ आपेक्षिक घनत्व निकालने का तरीका जानना चाहिए। जहाँ तक तरीके की बात है, हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। सही तरीके का सही नतीजा निकलता है, गलत तरीके का नतीजा गलत होता है। इसे एक उदाहरण देकर समझाना जरूरी है। मान लो तुमने एक आटा चक्की लगाई। आटा चक्की की बढ़िया नई मशीन है, खूब चमाचम रखी है, जमकर ग्रीस लगाई गई है। इंजन नया है, पट्टा नया है, सब कुछ है, पर बिजली नहीं है, तो क्या नतीजा निकलेगा? पहले बोलने वाले लड़के ने कहा, तो डीजल इंजन का इस्तेमाल करेगा। मुन्नू चाचा ने किया था। मास्टर मोतीराम बोले, यहाँ अकेले मुन्नू चाचा ही के पास अक्ल नहीं है। इस कस्बे में सबसे पहले डीजल इंजन कौन लाया? जानता है कोई? लड़कों ने हाथ उठाकर कोरस में कहा, आप लाए थे। मास्टर साहब ने संतोष के साथ मुन्नू के भतीजे की ओर देखा और हिरासत से बोले, सुन लिया? बेईमान मुन्नू ने तो डीजल इंजन मेरी देखा देखी चलाया था, पर मेरी चक्की तो ये कॉलेज खुलने से पहले ही चल रही थी। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत के लिए आटा पिसवाने से शेर भर आटे का दान लिया गया। मेरी ही चक्की से पिसकर वह आटा शहर में बिकने के लिए गया। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत का नक्शा बना और मैनेजर काका ने कहा कि मोती कॉलेज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, पर अपनी असली प्रिंसिपली तुम ही करोगे। सचमुच सब कुछ तो मेरी चक्की का से हुआ। अब गांव में चक्की है तो बेईमान मुन्नू की। मेरी चक्की कोई चीज़ ही न हुई। लड़के इत्मीनान से सुनते रहे। ये बात वे पहले भी सुन चुके थे और किसी भी समय सुनने के लिए तैयार रहते थे। उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा, पर मुन्नू के भतीजे ने कहा, चीज़ तो मास्टर साहब आपकी भी बढ़िया है और मुन्नू चाचा की भी, पर आपकी चक्की पर धान कूटने वाली मशीन ओवरहालिंग मांगती है। धान उसमें ज़्यादा टूटता है। मास्टर मोतीराम ने अपने तरीके से कहा, ऐसी बात नहीं है। मेरी जैसी धान की मशीन है पूरे इलाके में कहीं। पर बेईमान मुन्नू कुटाई पिसाई का रेट गिराता जा रहा है, इसीलिए लोग उधर दौड़ते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुँह मारता है। ये तो सभी जगह होता है, लड़के ने तर्क किया। सभी जगह नहीं, हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है। हाँ, उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तो रेट गिराकर अपना पाटा दूसरे लोग तो दूसरी तरह से ग्राहकों का आटा चुरा कर पूरा कर लेते हैं। अब मास्टर मोतीराम जिस शख्स का नाम है वह सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। एक लड़के ने कहा, आपेक्षिक घनत्व निकालने का तरीका क्या निकाला?
वे जल्दी से बोले, वही तो बता रहा हूँ। उनकी निगाह खिड़की के पास सड़क पर ईख की गाड़ियों से 3 फीट ऊपर जाकर उससे भी आगे क्षितिज पर अटक गई। कुछ साल पहले के चिरंतन भावाविष्ट पोज वाले कवियों की तरह वे कहते रहे, मशीन तो पूरे इलाके में वह एक थी, लोहे की थी, पर शीशे जैसी झलक दिखाती थी। अचानक उन्होंने दरजे की ओर सीधे देखकर कहा, तुमने क्या पूछा था? लड़के ने अपना सवाल दोहराया, पर उसके पहले ही उसका ध्यान दूसरी ओर चला गया। लड़कों ने भी कान लगाकर सुना। बाहर ईख चुराने वाले और ईख बचाने वालों की गालियों के ऊपर, चपरासी के ऊपर पड़ने वाली प्रिंसिपल की फटकार के ऊपर, म्यूजिक क्लास से उठने वाली हारमोनियम की म्याऊं म्याऊं के ऊपर अचानक धक धक की आवाज़ होने लगी। मास्टर मोतीराम की चक्की चल रही थी। यह उसी की आवाज़ थी। यही असली आवाज़ थी। अन्न वस्त्र की कमी की चीख पुकार, दंगे फसाद के चीत्कार, इन सब के तर्क के ऊपर सच्चा नेता जैसे सिर्फ आत्मा की आवाज़ सुनता है और कुछ नहीं सुन पाता, वही मास्टर मोतीराम के साथ हुआ। उन्होंने और कुछ नहीं सुना, सिर्फ भक भक सुना। वे दरजे से भागे। लड़कों ने कहा, क्या हुआ मास्टर साहब? अभी घंटा नहीं बजा है। वे बोले, लगता है मशीन ठीक हो गई, देखें कैसे चलती है। वे दरवाजे तक गए। अचानक वहीं से घूम पड़े। चेहरे पर दर्द जैसा फैल गया, जैसे किसी ने जोर से चुटकी काटी। वे बोले, किताब में पढ़ लेना, आपेक्षिक घनत्व का अध्याय जरूरी है। उन्होंने लार घूटी, रुक कर कहा, इम्पॉर्टेंट है। कहते ही उनका चेहरा फिर खिल गया। भक भक भक। कर्तव्य बाहर के जटिल कर्म क्षेत्र में उनका आवाहन कर रहा था। लड़कों और किताबों का मोह उन्हें रोक ना सका। वे चले गए। तो अभी आप सुन रहे थे श्रीलाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का दूसरा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। आप अपने सुझाव भी